नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हो। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है रोनाल्ड। अब ये नाम है या आईडी, पर प्रश्न अच्छा है, इसे सुनिए। इन्होंने पूछा है, क्या जब दो ग्रहों की युति हो, एक कारक दूसरा अकारक, तो क्या अकारक ग्रह कारक हो जाता है? जैसे कुंभ लग्न में सूर्य बुध की युति धनु राशि में। देखा जाए तो इन्होंने जो प्रश्न पूछा है और उदाहरण जो मांगा है, इन्होंने बुध से संबंधित उदाहरण मांगा है। मैं बता दूं कि ये सभी लोग जानते हैं, विदित सर्वविदित है कि बुध नपुंसक ग्रह है। क्यों? क्योंकि वो बालक है। तो बालक का स्वभाव कैसा होता है? वो संसर्ग के प्रभाव में आ जाता है, अर्थात वो जिसके साथ हो उसी के समान अपना स्वभाव बना लेता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, फलतः ये जिस भाव में जिस राशि में होते हैं उस राशिपति के अनुसार, जिस ग्रह के अनुसार होते हैं उसके समान अपना स्वभाव और प्रभाव बना लेते हैं। परंतु ये केवल इन दो ग्रहों पर ही केवल लागू नहीं होता, हर ग्रह पर, अपितु हर ग्रह पर लागू होता है। बुध चूंकि बालक ग्रह है, फलतः इसके अंदर यह स्वभाव बहुत बड़ी मात्रा में है। जैसे गुरु अगर मान लीजिए कि सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि गुरु के प्रभाव में शुक्र का प्रभाव और शनि का प्रभाव सम्मिलित नहीं होगा। गुरु के स्वभाव में इन दोनों ग्रहों का प्रभाव अवश्य सम्मिलित हो जाएगा, लेकिन चूंकि गुरु स्वयं में अपना विशेष प्रभाव रखता है, वो स्वयं भारी है, अतः वो साथ बैठे ग्रह को उतना ही प्रभावित करेगा। यानी शुक्र का मुख्य कार्य क्या है? सुख, ऐश्वर्य। तो जिस कुंडली में अगर शुक्र गुरु की युति हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग केवल सुख वाले ही नहीं होते, सुख तो उनको जबरदस्त मिलता है जीवन में, लेकिन उनके अंदर इस सुख के भोग के साथ साथ वैराग्य की वृत्ति अथवा आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। साधना में भी उनकी कहीं ना कहीं रुचि होती है। ये गुरु के प्रभाव के कारण हुआ। तो वहीं गुरु भी शुक्र के प्रभाव से प्रभावित होकर के जातक को कहां से सुख मिले, तो जातक का जो विवेक है, जो उसकी बुद्धिमत्ता, जो उसकी प्रज्ञा है, वो मूल रूप से धन अर्जित करने में, सुख अर्जित करने में लग जाती है। अब यहां बात बुध की इन्होंने पूछी है, तो बुध में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो जिस ग्रह के प्रभाव में होगा वो प्रभावित करेगा। अब यहां पर जैसा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि बुध और सूर्य, तो अब सीधी सी बात है कि कुंभ लग्न में सूर्य अकारक ग्रह हैं और वहां पर अगर देखा जाए तो बुध कारक ग्रह हैं। अब इन दोनों ग्रहों की युति में बुधादित्य योग तो बनेगा, धनु राशि में हो रहा है, लेकिन इस बात का सदैव ख्याल रखिए, यह बात कभी भूलना नहीं है, यह ध्यान रखना है। अब ये युति लाभ भाव में बनी है तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। यहां अकारक सूर्य भी कारक के समान प्रभाव देंगे, वैसे भी सूर्य लाभ में बहुत अच्छा फल देते हैं, अति विशिष्ट कारक बनकर के फल देते हैं। परंतु यह बात सदैव ध्यान रखिए कि हर ग्रह के पास ये स्थिति होती है, अगर अकारक ग्रह कारक ग्रह के साथ युति बनाए। अब निर्भर करता है कि भाव कौन सा उसको मिल रहा है। मान लीजिए कि जन्म कुंडली में अकारक ग्रह कारक ग्रह के साथ युति तो बनाया, लेकिन कुंडली के तृक भाव में, तो कहीं ना कहीं जो अकारक है तो वो तो पहले से ही अकारक है, कारक ग्रह के कारकत्व में कमी आ जाएगी क्योंकि भाव गलत चुना हुआ है। अब अगर मान लिया जाए कि अकारक ग्रह कारक ग्रह के साथ युति बनाकर के कुंडली के केंद्र त्रिकोण से संबंध बना ले, तो फिर अकारक ग्रह के अकारकत्व में कमी आएगी, कारक ग्रह के प्रभाव में वृद्धि होगी, क्योंकि कारक ग्रह केंद्र त्रिकोण में होने से और बली हुआ, अकारक ग्रह उसके साथ होकर के उसके दुष्प्रभाव में कमी आएगी, उसके अकारकत्व में कमी आएगी। ऐसा नहीं कहूंगा कि अकारक ग्रह कारक हो जाएगा, क्या कहा जाएगा? अकारक ग्रह के अकारकत्व में कमी आ जाएगी।
यानी जो बुरा प्रभाव देने वाला है वो बुरा प्रभाव नहीं देगा और जो अच्छा प्रभाव देने वाला है उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। तो उदाहरण रिजल्ट क्या मिलेगा? अच्छा प्रभाव। तो बिल्कुल अकारक ग्रह और कारक ग्रह की युति हो तो अकारक ग्रह के अकारकत्व में कमी आती है, वो कारक तो नहीं हो जाता लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है। अच्छा रिजल्ट इस तरह से कि साथ बैठा ग्रह अगर अच्छे भाव में है तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। शैलजा शर्मा जी हैं, इन्होंने पूछा है क्या किसी गंडमूल गंडांत में पैदा हुए कन्या वर का विवाह शांति करवाए बिना, गंडमूल गंडांत में पैदा हुए वर कन्या से विवाह हो सकता है? ये क्यों ऐसा होगा कि केवल गंडमूल और गंडांत वालों से ही होगा? दोनों से हो सकता है, आम से भी हो सकता है। मैंने भी कुछ दिन पूर्व ही एक वीडियो में बताया था कि गंडमूल नक्षत्र में पैदा बच्चे आम नहीं होते हैं, वो बेहद खास हो जाते हैं। उनकी जो ऊर्जा की स्थिति होती है वो आम लोगों से कहीं ज्यादा हो जाती है। तो उस ऊर्जा को शांत रखने के लिए हमारे ऋषियों ने एक पद्धति का निर्माण किया, कहा इसको शांति इसकी करो ताकि इसकी ऊर्जा इतनी हाई न हो जाए कि इसे कोई संभाल ही ना पाए, तो ये नियंत्रण में रहे। उसके लिए कहा ये कुछ दान कर दो, कुछ उपाय कर दो, बस इतना ही। तो वो उसकी शादी किसी से भी हो सकती है, बस कुंडली का मिलापक हो, और मिलापक हो तो किसी से भी विवाह हो जाए। अगर नाड़ी दोष न हो, ग्रह मैत्री खराब न हो, किसी से भी विवाह हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि गंडमूल नक्षत्र में पैदा बच्चे हैं तो उनका विवाह केवल उन्हीं से होगा। और शांति करवाना जरूरी है, क्योंकि उस समय में आपने गोस्वामी जी के बारे में जाना है, नभुक्त मूल में वो पैदा लिए थे और उनके माता पिता ने उन्हें प्रवाहित किया। और कौन नहीं जानता गोस्वामी जी को, कौन नहीं जानता? तो वो आम बच्चे नहीं होते हैं। हाँ, बल्कि एक प्रश्न चिन्ह ये जरूर होता है कि उनके प्रारंभिक दौर में उनका ही जीवन कहीं ना कहीं घोर संघर्ष करता है। अब अगर वो उस समय काल को, प्रारंभिक दौर को पार कर जाता है, उसी के लिए शांति की विधि बनाई गई कि ब्राह्मण आए, मंत्र पाठ करें, उसको आशीर्वाद दें, तीर्थादि नदियों के जल से स्नान कराया जाए, तेल में उसका चेहरा दिखवाया जाए, इत्यादि जो विधि बताई गई है। तो वो करने से उस बच्चे के ऊपर जो भी अरिष्ट है वो शांत हो जाता है। ऊर्जा, अरिष्ट के रूप में भी यहां ऊर्जा है, वो शांत हो जाती है। एक बार बच्चा जहां सुरक्षित हुआ तो ऐसे लोग बहुत जबरदस्त जीवन में सफलता हासिल करते हैं। तो उनका विवाह किसी से हो सकता है, किसी भी नक्षत्र के लोग व्यक्ति से, बस कुंडली का मिलापक यानी नक्षत्र का मिलापक हो, बिल्कुल विवाह किया जा सकता है। मीनू तिवारी जी का प्रश्न है, कुंडली में अष्टमेश यदि सप्तम भाव में हो और फल षष्ठ भाव का दे रहे हो तो दाम्पत्य कैसा होगा? जन्म कुंडली के दो ऐसे ये भाव हैं जिसके बारे में मैं सदैव कहा करता हूं कि यहां तो ग्रह ही ना हो लेकिन ये सुप्त भी ना हो। जन्म कुंडली का चौथा और सातवां, ये दोनों ही ऐसे रिश्तों से जुड़े हुए हैं जिसमें भावना सबसे ज्यादा है। इन दो ही भावों में भावनाएं सबसे ज्यादा जुड़ी हुई हैं। वो जन्म कुंडली का चौथा भाव माता का, मित्र का, सुख का, घर का, और जन्म कुंडली का सातवां भाव दाम्पत्य का। अब इस भाव में यदि अष्टमपति या षष्ठपति या द्वादशपति आकर के बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो आएगी ही, और ऊपर से यदि वो षष्ठ का फल दे रहे हैं, चलित में ऐसा देखने में आ रहा है, तो भी ये दाम्पत्य जीवन को सुखद तो नहीं ही रहने देगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अड़चन, परेशानी, मतभेद की स्थिति तो उत्पन्न होती ही रहेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो ये परेशानी की सूचना है। लकी चौधरी हैं, इन्होंने पूछा है प्रेम विवाह में वर्ण दोष क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं प्रेम विवाह करने से पितरों को शांति नहीं मिलती, ऐसा क्यों जब सभी मानव हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जन्म कुंडली में केवल वर्ण दोष की चर्चा नहीं है, बाकी के अष्टकूट मिलान में जिन जिन चीजों की चर्चा है उन सबका मिलापक होना चाहिए। वर्ण दोष की तो कोई बात नहीं। अगर वर्ण दोष जाति से संबंधित आपने यहां पर कहा है तो मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहूंगा कि आज के इस परिवेश में प्रेम विवाह हो रहा है और परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि अब जातिगत विवाह भी आने वाले दिनों में और मुश्किल होता चला जाएगा। होना तो यही चाहिए था, उत्तम तो यही था कि स्वकुल में ही विवाह हो। जरा सोच के देखिए कि एक ऐसे कुल की कन्या या एक ऐसे कुल से आप कन्या लेकर के आते हैं जो आपके यहां के रीति रिवाजों को बिल्कुल नहीं जानती। मैं कन्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यह वर पर भी लागू होना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं जानती, क्या उसको आपके यहां सरवाइव करने में, आपके यहां के लोगों से जुड़ने में, आपके परिवार से जुड़ने में तकलीफ और परेशानी नहीं होगी? जबकि आप एक ऐसी कन्या को लेकर के आते हैं जो कि आपके कुल के रीति रिवाजों को भली भांति जानती है, समझती, क्योंकि उसके यहां भी ऐसा ही होता है। क्या दिक्कत आएगी उसको? क्या वो परिवार में आसानी से नहीं जुड़ जाएगी? देखिए, जातिगत विवाह के पीछे भी बहुत सारे अच्छे तर्क हैं।
अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब तो रीति रिवाज ही नहीं बचे हैं, अब तो कुल ही नहीं बचा है, तो रीति रिवाज कहां से बचेंगे। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कायदे से जानते हैं कि उनका कुल है और उनके कुल देवता हैं, कायदे से तो वो जानते ही नहीं है। तो जब कुल ही नहीं रहा, कुल देवता ही नहीं रहे, कुल की रीति रिवाज ही नहीं रहे, रिश्ते नाते ही नहीं रहे। हमारे यहां सनातन धर्म के साथ साथ अगर ग्रामीण परिवेश को आप जोड़ करके देखें तो यहां एक रीति रिवाज है, कुल परंपरा है। तो एक ऐसी वधू आए जो सबको जोड़ करके रखे, क्योंकि उसके यहां भी ऐसा ही होता है। अब तो है ही नहीं, तो कहीं भी विवाह कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हां, नियम ऐसा ही था और इसके पीछे बहुत सारे तर्क, बहुत तरह की बातें थी। कुछ बातें ऐसी भी थी जिसके पीछे सचमुच का तर्क तो है, लेकिन अब वो तर्क देने का समय रहा नहीं और मतलब भी नहीं रहा है। अब बारी आती है कि प्रेम विवाह से पितर शांत होंगे कि नहीं। अब इतने ही ज्यादा पितरों की अगर चिंता है तो फिर प्रेम विवाह, हां, मैं इस बात का खंडन नहीं कर रहा हूं कि प्रेम विवाह से पितर शांत नहीं, गलत है ये। अगर सही मिला जुला करके कुंडली स्वकुल में प्रेम विवाह ही कर लिया जाए तो क्या बुराई है। अब आप कहेंगे कि प्रेम विवाह और जाति पूछ के थोड़ी होगी, हां ये तो मैं मानता हूं और ये मैं जानता भी हूं। तो अब परिस्थिति की बात है। यहां एक ऐसा ये विषय है, यक्ष प्रश्न खड़ा है कि यहां मैं कुछ भी बोलूं, भाई जो समाज में चल रहा है उसी को मान्यता देनी पड़ेगी और उसी के साथ जाना पड़ेगा, हालांकि उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। सचिव वैद्य और गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, तो प्रिय बोलने का मतलब और भय के आस में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों की हानि तो होनी ही है। तो यहां पितरों की चिंता करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पितरों की चिंता थी तब तो फिर बात तो ही थी कि वो स्वकुल में ही आपके यहाँ, आपकी माताजी भी या आपके पिताजी भी, सभी लोग जैसे भी हों वो स्वकुल के ही होंगे। तो अब जब बात अलग हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है तो अब वहाँ पितरों की चिंता छोड़ दीजिए, उसकी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब आगे की हम तरफ जो उड़ान भर रहे हैं पाश्चात्य से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के, तो अब उसी उड़ान में आगे दौड़िए, फिर बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पीछे की चीज़ों को तो अब पीछे छोड़ेंगे ही, तो ठीक है। हाँ, जो लोग निर्वहन कर सकते हैं वो तो करिए, लेकिन बात मैं फिर वही दोहरा देता हूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रेम विवाह से कोई दिक्कत है। अगर स्वकुल में हो रहा है और सब कुछ मिला जुला करके, कुंडली मिला करके हो रहा है, क्यों पितृ नाराज होंगे? पितृ तो बहुत प्रसन्न होंगे। अगर दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता हो तो फिर एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई प्रेम विवाह हमने किया और हमारे बीच बहुत प्रेम है, तो क्या इससे हमारे पितृ नाराज होंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर दंपत्ति आपस में लड़ नहीं रहे हैं, झगड़ नहीं रहे हैं, उनके बीच उनका मन मिल रहा है, उनका मन मिल रहा है, वो वंश वृद्धि भी ठीक ढंग से कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पितृ नाराज होंगे। और पितृ क्यों नाराज होंगे? हां, अगर आपके कुल की हो वो पितृ, जो कन्या या वर वो जानता हो कि आपके यहां कैसे पितरों की पूजा की जाती है, पितरों का कैसे सम्मान किया जाता है, हाँ सिखाया जा सकता है, तो आप अपने जो भी भावी पति या पत्नी है उनको सिखाइए, उनको बताइए कि कैसे पितरों की पूजा की जाती है, कैसे उनका सम्मान किया जाता है। पितृ क्यों नाराज होंगे? मधुकर जी हैं, इन्होंने पूछा है क्या भाग्येश नवम में कमजोर हो तब भी रत्नांजलि योग माना जाएगा? अगर भाग्येश भाग्य में ही होगा तो कमजोर नहीं होगा। अब आप मुझसे जो कहना चाहते हैं ये मैं मान सकता हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि अंशबल से कमजोर हो सकता है, सूर्य के प्रभाव प्रकाश के कारण अस्त हो, ये माना जा सकता है, मृत हो तो ये हो सकता है, लेकिन भाग्य भाव में भाग्येश बैठा है तो वो कमजोर तो कम से कम नहीं है। इस अवस्था में यदि चरित में भी वो भाग्य का ही फल दे रहा है तो ऐसे जातक के भाग्येश को और बलि किया जा सकता है, उसके मंत्र का जप करके, उससे संबंधित रत्न धारण करा करके, और फिर वो निसंदेह रत्नांजलि योग ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। दीपा अवस्थी है, उन्होंने पूछा है मेष लग्न की कुंडली में सप्तम में सूर्य पर शनि और राहु की दृष्टि, अच्छा, मैं जिस लड़के से प्रेम करती हूं उसकी कुंडली में है ये, हम प्रेम विवाह करना चाहते हैं पर हमारी कुंडली नहीं मिलती, क्या विवाह करना उचित होगा? अब देखिए, इस प्रश्न को सुनिए और बताइए कि पितृ क्या संतुष्ट होंगे। मेष लग्न की कुंडली, ये लड़के के बारे में, लड़के की कुंडली की ये चर्चा कर रही है दीपा अवस्थी है, इन्होंने पूछा है कि लड़के की कुंडली के सप्तम में सूर्य बैठे हैं। मेष लग्न की कुंडली में सप्तम में सूर्य एक तो नीच के, और कालपुरुष की कुंडली है मेष लग्न की कुंडली, तो सप्तम का सूर्य बेहद कमजोर, ऊपर से उस पर राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब इस लड़के की कुंडली में विवाह टूटने का योग तो है ही है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है जो यक्ष प्रश्न, तो क्या ऐसे लड़के का विवाह नहीं होना चाहिए? नहीं, ये मैं कहूंगा तो इस समाज के बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। हां, थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो ऐसे युवक या युवती से विवाह करने से पूर्व विचार तो 120 दफे करना होगा, क्योंकि इस तरह की स्थिति में
विवाह देखिए, किसी भी कुंडली में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दो विवाह के योग होते हैं। अब इसी सूत्र को ले लीजिए, इसी कुंडली को लीजिए, क्या इस कुंडली में दो विवाह के योग हैं? जवाब है नहीं, दो विवाह के योग नहीं है। यहां दाम्पत्य विच्छेद की स्थिति बन रही है, दाम्पत्य खराब होने की स्थिति बन रही है। अब अगर ऐसे जातक का विवाह, इन्होंने कहा मैं प्रेम विवाह करना चाहती हूं, अगर कहीं गलती से इनकी भी कुंडली में सप्तम भाव थोड़ा भी पीड़ित हुआ तो फिर तो ब्रह्मा ही बचा पाएंगे इस विवाह को। विवाह तो नहीं बचने वाला है, ये विवाह तो नहीं बचने वाला है, विवाह तो टूटेगा, क्योंकि सप्तम की स्थिति तो साफ दिखाई पड़ रही है कि सप्तम में सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह और उन पर दो विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य ऊपर से नीच होकर के बैठे हैं। अब शुक्र की स्थिति क्या होगी? शुक्र का एक घर आगे होंगे या घर पीछे होंगे। अब अगर कहीं गलती से शुक्र भी कन्या राशि में होंगे, क्योंकि कन्या राशि घर आगे या पीछे हो सकते हैं शुक्र, तो कन्या राशि में होंगे तो शुक्र भी नीच के हो जाएंगे। अब नीच राशि के शुक्र और नीच राशि में शुक्र और उनसे उनकी जो राशि है तुला, उसमें सूर्य नीच के हुए हैं, तो ये सूर्य बेहद खराब हो जाएंगे। तो उस अवस्था में तो ब्रह्मा भी शायद न बचा पाए इस विवाह को। अब इस अवस्था में विवाह तो करना ही नहीं चाहिए। हमारी कुंडली नहीं मिलती, इन्होंने लिखा है, लीजिए ये भी इन्होंने लिखा है कि हमारी कुंडली नहीं मिलती, तो विवाह तो क्यों करना? क्या विवाह कुछ 6-7 महीने, अधिक से अधिक 2 साल का मजाक है कि 2 साल तक मजाक करो और फिर इसका फिर दूसरा मजाक करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया गया है तो पहले तो हम यही मान करके चलते हैं कि दूसरे विवाह की जरूरत होती ही नहीं है, किसी कुंडली में भी नहीं, दूसरा विवाह होना ही नहीं चाहिए। पर अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कुंडली पहले तो मिली हुई हो, तय हो कि इसमें कुछ खराबी ना हो, सब कुछ मिलाया जुलाया गया हो, पर होती हो तब तो फिर देखा जाएगा। अब ऐसे केस में तो दूसरा विवाह क्या, ऐसे अब उस लड़के की कुंडली अगर बिना मिलाए विवाह कराया जाएगा तो उसके तो फिर जितने विवाह कर लीजिए क्या फर्क पड़ता है। अनन्या रावत है, इन्होंने पूछा है पति की कुंडली में गुरु और शुक्र नीच के हैं और मेरी कुंडली में पंचम भाव में राहु हैं शनि से दृष्ट, जन्मांक में मेरे गुरु उच्च के पर नौमांश में नीच के, संतति सुख नहीं है, इसमें किसकी कुंडली जिम्मेदार है? कोई गेम थोड़ी चल रहा है कि हार गए तो कौन जिम्मेदार हुआ। अगर आपको बच्चा नहीं होता है, आपके पति को बच्चा नहीं होता है, तो ये दोनों के लिए है। ऐसा कोई गेम थोड़ी खेल रहे हैं आप लोग कि सही से बॉल नहीं फेंका गया है तो जिम्मेदार ये व्यक्ति है, इसी के ऊपर, इसी के सर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए। हाँ, आप जो बातें बता रही हैं इसमें तो दोनों की ही कुंडलियां बिल्कुल संतान उत्पत्ति में बाधक दिखाई पड़ रही हैं। जैसे पति की कुंडली में गुरु संतति कारक हैं, वो नीच राशि में शुक्र, जो कि पुरुषों में शुक्र स्पर्म का कारक, वो कहीं ना कहीं खराब स्थिति में। आपकी कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग लगा हुआ है, क्योंकि संतान भाव में राहु पर शनि की दृष्टि पूर्णतः संतान प्रतिबंधक योग है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कुंडली में ये नहीं भी होता संतान प्रतिबंधक योग, तब भी मैं आपको भी जिम्मेदार मानता, क्योंकि जिम्मेदार तो दोनों होंगे। कल को अगर आपके पति की कुंडली में इस योग के बाद संतति हो जाती है तो फिर आप उसमें कहीं जिम्मेदार नहीं हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका तो है ही नहीं बच्चा, क्योंकि आप इसमें कहीं से भूमिका नहीं निभा रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है? तो कुंडली के योग से क्या यह प्रश्न उठता है कि कौन जिम्मेदार है? हो सकता है कई बार आपस में कोई पंडित जी ने कह दिया होगा कि उनकी कुंडली में ये खराब है, कई बार हो जाता है, तो लोग ये मानने लगते हैं कि दोष देने लगते हैं। देखिए, दोष का विषय नहीं है, ये सामंजस्य का विषय है। क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है तो किस कमी के कारण? कमी तो यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रही है, दोनों की कुंडली में दिखती है। और बुरा मत मानिए तो आपकी कुंडली में तो मैं संतान प्रतिबंधक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर इसका यह मतलब नहीं कि उनको मैं छोड़ रहा हूं, उनकी भी कुंडली में साफ साफ कमी दिखती है। तो कमी है तभी तो नहीं हो रहा। जिम्मेदार यहां कोई नहीं, जिम्मेदार दोनों हैं, दोनों हैं। दोनों को मिलजुल करके इसका रास्ता निकालना चाहिए, इससे संबंधित उपाय करने चाहिए, दोनों की अपनी कुंडली के दोष का शमन करना चाहिए, कराना चाहिए। तो इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, और नहीं तो दोनों जिम्मेदार हैं। मयंक मदान या मदन, मयंक मदन या मदान, इन्होंने पूछा है धनुलग्न की कुंडली में 8वें और 9वें घर में सूर्य चंद्रमा का परिवर्तन योग बने तो उसका क्या फल होगा? चंद्रमा की महादशा शुरू होने वाली है, उस पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि परिवर्तन, मैं हमेशा कहा करता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ हो। जैसे कि इस परिवर्तन को ले लीजिए, ये अष्टम और नवम का परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ तो नहीं होगा। हाँ, एक बात सदैव ध्यान रखिए कि सिक्के के दो पहलू हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक पक्ष खराब है तो केवल खराब ही रिजल्ट वाला है, इसमें कुछ अच्छा नहीं होगा, होगा ना। अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं जीवन काल में गुप्त साधनाओं का है, नवम भाव धर्म का है। तो दोनों का अगर परिवर्तन हुआ है तो ऐसा जातक अगर गुप्त साधना करने वाला हो, साधना करने वाला हो, साधना गुप्त ही होती है, तो साधना करने वाला हो, साधक हो,
तो ये तो अत्यंत श्रेष्ठ है। ऊपर से चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो साधना में और सहयोगी हो जाएंगे। तो ये अच्छा है इस मामले में साधना के दृष्टिकोण से। अगर आपको कोई सही मार्ग दिखाने वाला गुरु प्राप्त हो जाए, साधना करिए। साधना के दृष्टिकोण से ये योग बहुत बढ़िया है। परंतु अगर आप भौतिक सुख के मामले में समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ कम मिलेगा। जीवन में भाग्य के कारण थोड़ा संघर्ष भी बढ़ेगा। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं होता, पर फिर भी ये परेशानी तो आएगी ही। और ऋषभ धीमान या धीमन, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न में बुध शुक्र, लग्न में द्वादश भाव में सूर्य, तीसरे भाव में गुरु, अष्टम भाव में चंद्र केतु युति, शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर, द्वितीय भाव में राहु मंगल की युति, सातवीं दृष्टि चंद्र पर होने पर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मन बहुत परेशान रहता है। कन्या लग्न में बुध शुक्र लग्न में है, ठीक है, द्वादश भाव में सूर्य और तीसरे भाव में गुरु, अष्टम भाव में चंद्र केतु की युति, शनि की तीसरी दृष्टि चंद्र पर, और द्वितीय भाव में राहु मंगल की युति, सातवीं दृष्टि चंद्र पर। तो आपका चंद्र तो बहुत पीड़ित है। एक तो चंद्रमा केतु के साथ, ऊपर से शनि राहु से दृष्ट, ये तो भयानक मानसिक अशांति और परेशानी का कारण। बिल्कुल आप रुद्राक्ष धारण करिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। रुद्राक्ष से अवश्य आपको शांति मिलेगी, परंतु मन को शांत रखने के लिए भोलेनाथ की आराधना करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए, प्राणायाम करिए, इससे आपका मन शांत होगा। रात्रि में बहुत देर तक मत जगिए, तो चंद्रमा को ठीक करिए, राहत आपको अवश्य मिलेगा। नंदिनी पंकज, इन्होंने पूछा है राहु के नक्षत्र स्वाति में शुक्र हो तो कैसा फल प्रदान करेंगे, यानी कि तुला राशि में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राहु के नक्षत्र स्वाति में यदि शुक्र हैं तो पहले तो ये तुला राशि में होने के चलते स्वगृही हो गए हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। राहु आकस्मिकताओं का कारक तो ग्रह है ही, शुक्र राहु के यदि नक्षत्र में है तो ऐसा जातक सुखी होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसा जातक जबरदस्त वाला सुखी होगा। भोग की जो सामग्रियां होती हैं, भोग से संबंधित जो पदार्थ संसाधन होते हैं, ऐसे जातक के पास भरपूर मात्रा में हो तो इसमें आश्चर्य नहीं। और भरपूर मात्रा में भोग और सुख से संबंधित संसाधनों को जुटाने में ही ऐसा जातक दिन रात लगा हो तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। तो ये बहुत अच्छा है, अत्यंत श्रेष्ठ इस योग को मैं कहूंगा। और पंकज जायसवाल है, इन्होंने पूछा है राहु लग्न में वृश्चिक राशि में शनि की दशा चल रही है, राशि कुंभ, बहुत मानसिक परेशानी है, हर कार्य में बाधा, क्या करें कि जीवन में शांति मिले। राहु लग्न में वृश्चिक राशि में, तो नीच राशि के हो गए और शनि की दशा निसंदेह ये तो ठीक नहीं है। वृश्चिक लग्न के लिए शनि की दशा ठीक नहीं, ऊपर से नीच का राहु लग्नगत और राशि ऊपर से कुंभ, तो बड़ी सचमुच आपके लिए मानसिक अशांति और परेशानी का समय चल रहा है। भगवान की शरण में आइए, भोलेनाथ की शरण में आइए, भोलेनाथ की आराधना करिए, नित्य शिव मंदिर जाया करिए, शिवलिंग पर जल अर्पित किया करिए। अभी कल ही, आज ही वैसे देखा जाए तो गंगा दशहरा निर्जला एकादशी के अवसर पर मैंने बताया था कि भोलेनाथ के ऊपर तीर्थ का जल अर्पित करिए। आप रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करिए ताकि आपको मानसिक अशांति और परेशानी से मुक्ति मिले। घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो तो मंदिर की साफ सफाई अवश्य करिए, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि आप जो परिस्थिति बता रहे हैं उसमें मानसिक अशांति अपने चरम पर जाने वाली है, जिसमें डिप्रेशन की भी शिकायत हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं, शुगर हो जाए, कई तरह के, क्योंकि आप जितनी भी बातें बता रहे हैं, लग्न का राहु एक तो नीच राशि का हुआ, ऊपर से आप कह रहे हैं शनि की दशा चल रही, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि आकारक ग्रह बन जाएंगे, ऊपर से 7.5 भी चल रही है, तो समय बिल्कुल ठीक नहीं है। मदन साव ने पूछा है भाग्यभाव में शनि होने से क्या जातक सन्यासी हो जाता है, हमारे बच्चे की कुंडली में है और हम बहुत इस बात को लेकर के डरे हुए हैं। साहब मैं फिर से दोहरा दूं, आप मेरे नए दर्शक होंगे शायद, लेकिन नए दर्शक होंगे तो ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मेरे द्वारा ही बताया सूत्र कार्यक्रमों में, कहीं भी और भी सुना होगा आपने। राजा हो तो हो सकता है उसका अपना भाग्य हो, आपकी एक पीढ़ी का भाग्य हो साहब, लेकिन सन्यासी हो, क्या लगता है आपको कि किसी एक पीढ़ी के भाग्य से बच्चा सन्यासी हो जाता है? हाँ, नवम के शनि उदासीन जीवन बना देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उसको सीधा सीधा सन्यासी मान लेंगे। सन्यासी होने के लिए कई पीढ़ियों के भाग्य लग जाते हैं, कई पीढ़ियां, मैं तो कहूंगा 7 नहीं 14 पीढ़ियों के भाग्य लगे तब कोई एक सन्यासी पैदा हो। जिस कुल में सन्यासी पैदा ले ले तो क्या वो कुल आम कुल कोई रह जाएगा? अब इसमें डरने की क्या बात है? अगर ऐसा कोई कहता कि ऐसा बच्चा चोर हो तो आपको डरना चाहिए था। आपको कोई कहे कि आपका बच्चा साधु होगा, आपका बच्चा सन्यासी होगा, ये क्या कोई डरने की बात है? और विश्वास रखिए कि क्या आपको लगता है कि इतना जबरदस्त आपके पुण्य हैं कि आपके कुल में कोई सन्यासी पैदा ले ले? हाँ, ये बल्कि जरूर ध्यान रखिएगा कि नवम का शनि भाग्य जबरदस्त देता है। जब जब भाग्य की आवश्यकता होती है जातक का भाग्य साथ देता है। अलग बात है कि जीवन में उदासीनता भी देता है। अर्जुन मुंडा क्या प्रश्न है, मेरी कुंडली मिथुन लग्न की है और लग्न में ही मंगल बैठे हैं, मेरा गण राक्षस है, मैं बहुत प्रयत्न करता हूं कि क्रोध न करूं पर क्रोध आ ही जाता है, इसके चलते मेरे रिश्ते हर जगह खराब हो जाते हैं, क्या उपाय करूं?
अब तो मंगल लग्नगत होकर के क्रोध तो लाएगा ही लाएगा। सबसे पहले तो लाल रंग के वस्त्र से परहेज, लाल रंग की चीज़ों से जितना हो सके परहेज, मसूर की दाल का दान करिए, मंगल के मंत्र का जप करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, प्राणायाम जरूर करिए, रोज 10 मिनट ध्यान करिए, मन शांत होगा इससे। और लता गोस्वामी का प्रश्न है, आपने एक सूत्र बताया था सप्तम भाव में शुक्र और बुध की युति हो तो संतान का अभाव होता है, तो क्या कोई उपाय नहीं कि संतति हो? नहीं, सूत्र को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा संतान का अभाव खटकता है या होता है, इसका यह मतलब संतति होती ही नहीं है। एक संतति भी तो संतति है, हालांकि वहां भी संतान का अभाव माना जाएगा। हमारे यहाँ अगर देखें तो कम से कम आजकल 2 संतति का प्रचलन तो है ना, कम से कम तो 2 होना चाहिए। तो संतान अभाव का मतलब है कि संतति होने में दिक्कत हो या एक संतति हो, ऐसा नहीं संतति होगी ही नहीं। अगर पति पत्नी की कुंडली में संतति योग है, मैचिंग की गई है कुंडली की, नाड़ी दोष इत्यादि नहीं है, तो बिल्कुल संतति हो जाएगी। अब उसमें देखना होगा कि देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि देश काल परिस्थिति के आधार पर ही सब कुछ निर्भर करता है। मान लीजिए पति पत्नी की उम्र बहुत अधिक हो गई है, नाड़ी दोष है, पति पत्नी हमेशा दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो उस अवस्था में बातें अलग हो जाएंगी। लेकिन हाँ, सप्तम भाव का शुक्र बुध का संबंध संतति में बाधा उत्पन्न करता है, देरी लाता है। नहीं हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और वो भी हर लग्न में लागू तो नहीं होगा। इस सूत्र को मैं तो यही कहूंगा कि हर लग्न के लिए लागू करने वाला ये सूत्र नहीं है, तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। कुंडली अगर मैच हुई है तो बिल्कुल संतति सुख के योग बनते हैं। अभाव है भी तो उसके पंचम पति को ठीक करके, गुरु को ठीक करके, यहां तो शुक्र बुध की चर्चा हुई है, गुरु को ठीक करके बिल्कुल संतति की स्थिति बनाई जा सकती है। तो प्रिय दर्शकों, आज इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं ये जिनकी जिज्ञासा थी उनकी जिज्ञासा तो शांत हुई ही होगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपके मन में भी इससे संबंधित कोई जिज्ञासा हुई हो तो उसमें अवश्य आपको शांति मिली हुई होगी। आप अपने प्रश्न कमेंट में भेज सकते हैं, ऐसे चुनाव होता है और चाहे देर लगे परंतु प्रश्न का जवाब अवश्य मिलेगा इसी कार्यक्रम में। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।